अच्छा अच्छा। हेलो, आवाज आ रही है? देखो, कल हम लोगों ने शुरू किया था पर्यावरणीय कारक के बारे में पढ़ा था और कुछ वहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म्स थे जो हमने देखे थे, जैसे यूरी थर्मल, स्टीनोथर्मल और यूरी हैलाइन, स्टीनो हैलाइन, इस तरह के टर्म्स देखे और इसके एग्जाम्पल देखे थे कि कौन क्या क्या होता है। तो यूरी थर्मल क्या होता है बेटा, जरा ठीक बताओ मुझे। यूरी थर्मल क्या होता है, कल क्लास में जो थे वो बताओ। यूरी थर्मल कौन होते हैं, स्टीनोथर्मल कौन होते हैं, एग्जाम्पल देके बताओ। यूरी थर्मल वो होते हैं जो कि टेम्परेचर की एक वाइड रेंज यानी व्यापक परास को सह सकते हैं, जिसमें कौन होता है, मैमल्स होते हैं और बर्ड्स, ठीक है। और स्टीनोथर्मल क्या होता है, जो कि टेम्परेचर की एक नैरो रेंज को ही सह पाता है, वो स्टीनोथर्मल कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, या फिशीज यानी कि जो फिश बोलते हैं वो भी होता है। ऐसे यूरी हैलाइन क्या होता है, जो कि लवणता की व्यापक परास को सह सकते हैं, यूरी हैलाइन कहलाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो कई सारी फिश ऐसी हैं जो कि यूरी हैलाइन फिश कहलाती है, ठीक। स्टीनो हैलाइन क्या होती है, जो कि लवणता की कम परास को सह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने और बात की थी वहां पे कि वाटर जो है यानी पानी, वो किस तरीके से जलीय जीवों को प्रभावित करता है। पानी की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है जो कि जलीय जीवों को प्रभावित करती हैं। वहां पे लवणता हो गई, पीएच वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है। तो ये जो दो मेन प्रॉपर्टी है पानी की, ये जीवों की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण को प्रभावित करती हैं, निर्धारित करती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मछलियां एक जल के स्रोत से दूसरे जल के स्रोत पे क्यों जाती हैं, तो उसका दो कारण है, तापमान और लवणता, ठीक। ये चीज याद रखना है। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो इंटरेक्शन होते हैं, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के बारे में देख रहे थे कल। यानी कि पारस्परिक संबंध पर्यावरण के पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से इसमें हम लोगों ने दो रिलेशन की बात की थी, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। पॉजिटिव इंटरेक्शन और क्या होता है, नेगेटिव इंटरेक्शन। हिंदी में क्या हो जाएगा, सकारात्मक पारस्परिक क्रियाएं, नकारात्मक पारस्परिक क्रियाएं, ठीक है। तो पॉजिटिव शब्द से ही यहाँ पे क्लियर हो गया है कि संबंध कैसा होगा, धनात्मक होगा। यानी कि दोनों ही जो वहां पे इंटरैक्टिंग जीव हैं उनको क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। भले ही अगर किसी को लाभ ना हो तो नुकसान तो नहीं होगा, ये बात तो तय है, ठीक है। लाभ हो या ना हो पर नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। इसमें क्या है, नुकसान ही होना है, यानी संबंध कैसा है, ऋणात्मक होना है, ठीक। तो इसके कल हमने टाइप्स देखे थे, क्या क्या टाइप्स थे कल,
प्रोटो कोऑपरेशन, इसको हिंदी में लिखने बेटा सहोपकारिता, सहोपकारिता। अगला है म्यूचुअलिज्म, इसी को क्या बोलते हैं? सिम्बियोसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? सिम्बियोसिस। और हिंदी में क्या लिखेंगे? सहजीविता। अगला है कमेंसलिज्म, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? सहभोजिता। ठीक है, सहभोजिता। ठीक है, ये संबंध कैसा होगा? इसमें दोनों ही इंटरेक्टिव जीव को क्या होगा? लाभ होगा। तो यहां क्या होगा बेटा? प्लस एंड यहां क्या होगा? म्यूचुअलिज्म में भी दोनों इंटरेक्टिव जीव को क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, तो यहां पे भी क्या साइन दे देंगे? प्लस और प्लस। कल जिसने बनाया वो बनाने की दोबारा जरूरत नहीं, मैं केवल एक डिवाइस के तौर पर दोबारा बता रहा हूँ। कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक को लाभ होता है और दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है और ना ही क्या होता है? हानि। ठीक है, इतना हम लोगों ने कल तक देखा था। प्रोटो कोऑपरेशन की कुछ एग्जांपल देखे थे, जैसे क्या बताया था हमने? सी एनीमोन और साबुकेट्रा। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक एग्जांपल और हो सकता है, पादप और जंतुओं का रिलेशनशिप। कैसे? परागण के लिए हमने देखा होगा, परागण कैसे होता है? जब वहां पे कोई चिड़िया क्या है? एनिमल किंगडम से तो आती है, यानी कि पादप और जंतु का ही तो रिलेशन बनेगा। तो चिड़िया जब पुष्प पे बैठेगी या कोई भी मधुमक्खी पुष्प पे बैठेगी तो उसे क्या करेगी? उसके जो परागकण लेके उड़ेगी और दूसरे पुष्प पे जाके बैठेगी। तो इस तरीके से क्या होगा? निषेचन होगा। परागण एक जगह से परागकण दूसरी जगह पे स्थानांतरित होंगे और पुष्प में निषेचन संपन्न होगा। ठीक है, तो पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न कराने के लिए जरूरी है कि पादप और जंतुओं का आपस में संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो प्रोटो कोऑपरेशन पे ही आ जाएगा। ठीक, म्यूचुअलिज्म में क्या था? लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन किसके किसके बीच एसोसिएशन होता है? शैवाल और कवक के बीच। माइकोराइजा किसके किसके बीच एसोसिएशन होता है? उच्च पादपों की जड़ों और कवक के बीच। ठीक है, तो ये म्यूचुअलिज्म के उदाहरण थे। अब कमेंसलिज्म का उदाहरण क्या होता है? एपीफाइट या अधिपादप। जैसे हमने कल बात की थी, अगर आम के पौधे पे आर्किड का पौधा उग जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? एपीफाइट। ठीक है, फाइट का मतलब पौधा, एपी मतलब उसके ऊपर, दूसरे पौधे के ऊपर उगने वाला, उसे कहते हैं अधिपादप। ठीक है, बात समझ आ रही? फाइट या फाइटॉन का मतलब होता है पौधा और एपी का मतलब उसकी सतह पे। ठीक है, तो दूसरे पौधे की सतह पे या दूसरे पौधे के ऊपर उगने वाला पौधा क्या हो जाएगा? एपीफाइट या अधिपादप। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? आम के ऊपर उगने वाला आर्किड का पौधा। ठीक है, इसका ऐसे एक एग्जाम्पल और हो जाएगा, वेल मछली जानते हो सब लोग? वेल एक्चुअली मछली नहीं, वो स्तनधारी है। ठीक है, ये भी पता है। ठीक है, तो वेल की पीठ पे एक जीव बैठता है, उसको बोलते हैं बॉर्निकल। एक जीव बैठता है वेल की पीठ पे, उसको बोलते हैं बॉर्निकल। तो बॉर्निकल क्यों वेल की पीठ पे बैठता है? जाहिर सी बात है, लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। ठीक है, तो ये संबंध कैसा है? कमेंसलिज्म। वो बैठेगा, उसको लाभ होगा, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर जाएगा, लेकिन यहाँ वेल मछली को ना तो उससे कोई लाभ हो रहा है ना कोई नुकसान, तो बॉर्निकल हो गया। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया ये वाला। ठीक, तो इसके कुछ बारे में पहले लिख लो थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी आवास नहीं है
पृथ्वी पर ऐसा कोई भी आवास नहीं है जहां सिर्फ एक ही जाति का वास हो। वास मतलब वो रहता हो, जहां सिर्फ एक ही जाति का वास हो। कहने का मतलब क्या हो इस लाइन पे? क्या केवल मानव सरवाइव कर सकता है अकेले, पौधों के बगैर? नहीं। क्या पौधे माइक्रोब्स यानी जो सूक्ष्म जीव हैं उनके बगैर सरवाइव कर सकते हैं? नहीं। तो कहीं ना कहीं हर जाति दूसरी जाति के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए कोई भी ऐसा आवास नहीं है जिसमें कि केवल एक ही जाति पाई जाए। तो इस लाइन का मतलब ये हो। ठीक, अगली लाइन से लिखो। यह स्पष्ट है कि प्राणी मीन्स एनिमल्स, प्राणी कॉमा पादप और सूक्ष्म जीव ना तो पृथक रह सकते हैं और ना ही रहते हैं। ना तो पृथक रह सकते हैं और ना ही रहते हैं, कॉमा, बल्कि जैव समुदाय यानी बायोटिक कम्युनिटी, समुदाय का मतलब क्या था? कम्युनिटी। बल्कि जैव समुदाय बनाने के लिए, विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। ऐसी क्रियाएं एक जाति अथवा दोनों जातियों, के लिए हितकर का मतलब है लाभदायक। ठीक है, दोनों जातियों के लिए हितकर कॉमा हानिकारक। हितकर की ब्रैकेट में लिख लो, प्लस का साइन जरूर करना। हितकर की ब्रैकेट में प्लस का साइन जरूर करना ताकि पता चल जाए वहां पे कि क्या हो रहा है, वहां पे लाभ हो रहा है, यानी सकारात्मकता दिख रही है। हितकर ब्रैकेट में प्लस का साइन, कॉमा हानिकारक ब्रैकेट में निगेटिव का साइन। ठीक है, और या करके लिखो, या उदासीन ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 0 का साइन। ठीक है, या उदासीन ब्रैकेट में 0 बना। 0 का मतलब क्या है? ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है। ठीक है, हो सकती है फुल स्टॉप। पैराग्राफ बदलो। एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में सहोपकारिता में दोनों ही जीवों को लाभ होता है। और स्पर्धा में दोनों ही जीवों को हानि होती है।
देखो जरा बोर्ड पे लिखा स्पर्धा क्या हो गया, हानि हो रही है, तो कैसा इंटरेक्शन हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव में हम अब बात करते हैं निगेटिव में क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखोगे एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, शोषण। और जो रिलेशनशिप बन के आएगा वो कैसा आएगा, प्लस माइनस। ठीक है, जो रिलेशनशिप बन के आएगा इनको वो कैसा बनेगा, यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, क्लियर। जो शोषित होगा उसको क्या होगा, नुकसान होगा, और जो शोषण करेगा उसको क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, शोषण का मतलब क्या है, जो शोषित होगा उसको क्या होगा, नुकसान होगा, और जो शोषण करेगा उसको क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, अब एक्सप्लॉइटेशन के यहाँ पे दो प्रकार हैं, यहीं पे लिख लो ऐसे नंबर 1 करके। एक होता है पैरासिटिज्म, जिसको बोलते हैं परजीविता। जो कल ये डायग्राम में लोग बना रहे थे, केवल उसको पूरा करना है, जो जगह वहां पे बची थी ना कर उसको पूरा करो। पैरासिटिज्म, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, परजीविता। ठीक है, हिंदी में लिख लो परजीविता बोलते हैं इसको। ठीक, क्लियर। ये वाला मिटा दो, ये वाला सबका हो गया था, इधर वाला ये वाला रफ पकड़, केवल इतना सा पोर्शन कम करेंगे। ठीक, परजीविता के उदाहरण बताओ जरा, क्या क्या हो सकते हैं परजीविता के उदाहरण। हाँ बिल्कुल सही बात है, भोजन के लिए क्या होता है, भोजन पे दूसरों पे निर्भर होना एक अलग बात है, पर किस तरीके से निर्भर हो रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, परजीविता जैसे मलेरियल पैरासाइट हो गया, प्लाज्मोडियम क्या है, परजीवी। ठीक है, अमरवील का कोई एग्जांपल कल बता रहा था, वो भी क्या है, परजीवी। ठीक है, और ऐसे ही परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट मतलब बाह्य परजीवी, और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट आंतरिक परजीवी। तो बाह्य परजीवी में क्या एक उदाहरण होगा, अगर हम केवल परजीवी की बात करें यहाँ पे, तो परजीविता भी तो दो प्रकार की हो जाएगी, एक बाह्य परजीविता और एक आंतरिक परजीवी, यानी एक्टोपैरासिटिज्म और एंडोपैरासिटिज्म। ठीक है, तो एक्टोपैरासाइट्स के एग्जांपल बताओ और एंडोपैरासाइट्स के एग्जांपल बताओ, क्या क्या हो सकते हैं। हाँ मलेरिया हो गया, अमरवेल एक्टो का हो गया। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं। ठीक है, प्लांट्स में हो गया, और एनिमल में और कोई एग्जांपल एक्टोपैरासाइट का, सिर में रहने वाले जू, जू क्या होता है, एक्टोपैरासाइट। जोक क्या होती है, जोक पैर में चिपक जाती है, एक्टोपैरासाइट। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल किससे हो गए, एक्टोपैरासाइट। क्लियर। और एंडोपैरासाइट में मलेरियल पैरासाइट हो गया, ट्रिपैनोसोमा होता है, वो भी एक पैरासाइट है। इसके अलावा जो लिवर फ्लूक होता है, सुना होगा, यकृत को जो नुकसान पहुंचाता है, लिवर फ्लूक। नहीं, फीता कृमि को लिवर फ्लूक नहीं बोलेंगे, लिवर फ्लूक और फीता कृमि अलग है। फीता कृमि को इंग्लिश में होता है टेप वर्म। ठीक है, टेप वर्म होता है। तो जो लिवर फ्लूक होता है, इसका नाम से क्लियर होता है कि लिवर ऑफ फ्लूक, यानी कि लिवर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये लिवर को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही देखा होगा एक जो हाथी पाँव एक बीमारी होती है, देखा होगा, फील्ड पाँव जिसको बोलते हैं, उसका जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो क्या है, वो एक बुकरेरिया ब्रोंकाफ्टाई होता है। ठीक है, बुकरेरिया या बुकरेरिया ब्रोंकाफ्टाई, तो वो भी क्या है, एंडोपैरासाइट। इस तरीके से कई सारे एंडोपैरासाइट, हमें बस यहाँ पे केवल एक या दो एग्जाम्पल से काम चल जाएगा हमारा। तो हम परजीविता लिखते हैं यहाँ पे, और परजीविता के दो प्रकार हैं, क्या क्या हैं, एक है यहाँ पे बेटा एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासिटिज्म।
एक्टो पैरासिटिज्म। ठीक है, यानी कि बाह्य परजीविता, हिंदी में लिख लेना बाह्य परजीविता। ठीक, ये है एंडोपैरासिटिज्म। बाह्य परजीविता, अंतः परजीविता, इसको हिंदी में लिख लो अंतः परजीविता। अंतः परजीविता। एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल क्या होगा? अमरबेल हो गया। ठीक है, अमरबेल ये प्लांट्स में है, लेकिन बेटा ये याद रखना, अमरबेल। और क्या हो गया? जू, जू हो गया। एक होता है टिक्स भी कहलाते हैं, टिक्स ये कुत्तों वगैरह में पाए जाते हैं, उनकी स्किन में देखा होगा किलनी टाइप का होता है वो पिस्सू या टिक्स, वो कुत्ते की स्किन में पाए जाते हैं, उसके फर में होते हैं। ठीक है, टिक्स हो गए, एक्टोपैरासाइट होते हैं। जोक, ठीक, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है एक्टोपैरासाइट। अमरबेल केवल प्लांट के एग्जाम्पल है, बाकी सारा का सारा क्या है, ये एनिमल है। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी है, चंदन का पेड़ भी तो एक पैरासाइट होता है, सुना है ना? चंदन का पेड़ तो वो भी एक पैरासाइट होता है, ये थोड़ा सा याद। ठीक है, लेकिन चंदन का पेड़ पूर्ण रूप से पैरासाइट ना होकर आंशिक रूप से पैरासाइट होता है। ठीक, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। एंडोपैरासाइट में क्या आएगा? मलेरिया परजीवी। एंडोपैरासाइट में क्या आ जाएगा? मलेरिया परजीवी। इसके अलावा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लिवर फ्लूक, इसको ऐसे ही लिख लो, लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक। ठीक है, दो एग्जाम्पल काफी, वैसे बहुत होते हैं लेकिन तो से काम चल जाएगा। याद रखना चाहूँ तो बहुत सारे, ब्रोंकाप्टाइल हो गया, ट्रिपैनोसोमा हो गया, ठीक, टेपवर्म हो गया, इस तरीके से कई सारे। तो ये था पैरासिटिज्म के बारे में। पैरासिटिज्म दो प्रकार की, एक्टोपैरासिटिज्म और एंडोपैरासिटिज्म। एक्टोपैरासिटिज्म के कुछ एग्जाम्पल ये हैं और एंडोपैरासिटिज्म के कुछ एग्जाम्पल ये है। ठीक है, अक्सर क्या होता है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कौन सा पैरासाइट किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, एक्टोपैरासाइट क्या है और एंडोपैरासाइट क्या है। ठीक, तो ये थोड़ा सा हो गया इतना। तो ये एक्सप्लॉइटेशन का एक पार्ट था जो कि हमने पैरासिटिज्म देखा। दूसरा पार्ट इसका होता है प्रीडेशन। प्रीडेशन इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? परभक्षण। क्या बोलेंगे इसको? परभक्षण। परभक्षण, पर मतलब दूसरा और भक्षण मतलब खाना, दूसरी चीज को खाना, इस तरीके इसको समझ सकते हैं, परभक्षण। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सेब और हिरण। सेब क्या है? एक प्रीडेटर है और हिरण क्या है? एक प्रे है। ठीक है, प्रे और प्रीडेटर का यहाँ पर रिलेशनशिप बनता है। प्रे कौन है दोनों में? तो हिरण जो है हमारा क्या है? प्रे है। और प्रीडेटर कौन है, यानी परभक्षी कौन है यहाँ पे? शेर है या लायन या टाइगर, जो भी कह सकते हो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? प्रीडेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। और प्रीडेशन कैसा एक तरीके से उदाहरण है
तो निगेटिव इंटरेक्शन का, निगेटिव में भी कैसा, प्लस एंड माइनस का हो रहा है। एक जीव को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात है नुकसान इतना हो रहा है कि वो अपनी जान गंवा दे रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्लस और माइनस का रिलेशन हमने देखा। एक्सप्लॉइटेशन की बात की हमने यहाँ पे, और इसमें एक एग्जाम्पल लिख देना शेर और हिरन का। शेर यानी लायन एंड डियर, ठीक। बात करते हैं कंपटीशन की, अगला इसका टाइप। हाँ, इसके नेगेटिव में 3 आते हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। एक्सप्लॉइटेशन पढ़ लिया था, एक्सप्लॉइटेशन में 2 हो गए उसके भी, पैरासिटिज्म और प्रेडेशन। अगला टाइप है इसका नेगेटिव का कंपटीशन। कंपटीशन जो हमने लिखा था कुछ देर पहले, हमने बात की थी, स्पर्धा में दोनों जीवों पे क्या होता है, हानि। बात समझ आ रही है? हमने भी कुछ देर पहले लिखा था कि स्पर्धा में क्या होता है, दोनों जीवों को हानि होती है। और कंपटीशन किसके लिए होता है, कंपटीशन फॉर फूड, खाने के लिए, शेल्टर, शेल्टर मतलब होता है आवास, रहने के लिए, यानी आवास के लिए, और एक होता है मीटिंग, यानी कि अपने मेट पार्टनर को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो कंपटीशन क्यों होगा, खाने के लिए होगा, आवास के लिए होगा, और मीटिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ये 3 चीजों के लिए कंपटीशन होता है। बात समझ आ रही है? तो कंपटीशन अगर होगा तो दोनों ही जातियों को क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक। हाँ, तो जाते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक होता है, इंट्रा स्पेसीज होता है, ठीक है। जो सेम जाति के जीव होंगे उनमें कंपटीशन ज्यादा मिलता है, होता है इंटर स्पेसिफिक भी, लेकिन सबसे ज्यादा एक किसमें मिलेगा, इंट्रा स्पेसिफिक जीवों में मिलेगा। जैसे मानव मानव की बात करें, क्योंकि संसाधन एक ही है ना, तो आपस में क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं एक ही संसाधन के लिए। ऐसी अगर एक वन में 2 जगह शेर हो जाएं, आपस में पास पास उनकी टेरिटरी हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो भी सेम संसाधन के लिए लड़ेंगे, खाने के लिए लड़ेंगे, रहने के लिए लड़ेंगे, और मेटिंग के लिए, यानी कि उनका जो फीमेल पार्टनर है उसके लिए भी लड़ेंगे, ठीक है। तो मेटिंग का मतलब होता है फीमेल पार्टनर के लिए लड़ना, ठीक। और ऐसे ही मोर वगैरह है, ये भी क्या करते हैं, हर जीव में कंपटीशन पाया जाता है। मोर भी क्या करते हैं, दूसरे जीव को ले जाने के लिए, मेटिंग यानी अपने मेटिंग पार्टनर को ले जाने के लिए कॉम्पीट करते हैं दूसरे मोर से, ठीक है। ऐसी हर प्रजाति में कंपटीशन देखने को मिलता है, हर प्रजाति में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे, हर जाति अपने आप में कंपटीशन का एग्जाम्पल है, शेर हो गया, मानव हो गया, तो इस तरीके से हर जाति या प्रजाति अपने आप में कंपटीशन का एक एग्जाम्पल हो गया। बात समझ आ रही है, ठीक। तो कंपटीशन में बस याद रखना है कि दोनों जीवों को क्या हो रहा है, हानि हो रही है, दोनों जीवों को क्या होती है, हानि होती है, जो हमने अभी कुछ देर पहले वहां पे लिखा है, ठीक है। तो इसका अगला टाइप देखें, मिटा देगा इसको। इसका लास्ट टाइप होता है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म, और इसकी हिंदी देखते हैं, अंतरजातीय परजीविता बोलते हैं इसको, अंतरजातीय, इसमें अंतरजातीय परजीविता, अंतरजातीय अंतरजातीय दोनों में अंतर होता है, ठीक है। इंट्रेस्ट जरा याद देखो, इंट्रा स्पेसीज होता है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा मतलब अंतरजातीय, और ये अंतरजातीय। समझने के लिए, इंटर स्पेसिफिक मानव मानव के बीच, इंटर स्पेसिफिक जहां मानव और शेर आ गया तो इंटर स्पेसिफिक, यानी इसकी स्पेसीज बदल गई, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक मतलब इंटर स्पेसिफिक सेम प्रजाति का, अगर शेर है तो शेर, मानव है तो मानव,
कुत्ता है तो कुत्ता, भेड़िया है तो भेड़िया, तो वो क्या होगा, इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक प्रजाति पूरी की पूरी बदल रही है, शेर का मानव के साथ टकराव, कुत्ते का शेर के साथ टकराव, ये ऐसे ही बहुत सारी प्रजातियों का आपस में टकराव, वो क्या कहलाएगा, इंटरस्पेसिफिक। क्लियर? तो यहाँ पे अंतर जाति यानी दो विभिन्न जीवों के बीच, विभिन्न जातियों के जीवों के बीच, ठीक है, तो अंतर जाति। अच्छा, इसमें क्या होता है एमेंसलिज्म में? एमेंसलिज्म में एक जीव कोई ऐसा केमिकल सेक्रेट करता है जिससे क्या होता है, दूसरे जीव की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक जीव कोई ऐसा केमिकल सेक्रेट करता है जिससे क्या होता है, दूसरे जीव पर नकारात्मक प्रभाव होता है। ठीक है, तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे, एमेंसलिज्म। जो जीव, ठीक है, जो जीव क्या कर रहा है, एक केमिकल सेक्रेट कर रहा है, ठीक है, उसको उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है वहां पे, ठीक है, वहां पे उसको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। और जिसपे जो सेक्रेट किया जा रहा है केमिकल, जिसकी ग्रोथ प्रभावित हो रही है, उसको क्या साइन देंगे वहां पे, माइनस का, यानी कि उसकी वृद्धि प्रभावित हो रही है। तो ये संबंध होगा जीरो और माइनस का, बस ये याद रखना है, जीरो और माइनस का होता है। यानी कि इसमें एक जीव को ना तो नुकसान होता है ना लाभ होता है, पर दूसरे जीव को क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब लिखते हैं, तो ये सारी टाइप थे जो मैंने बताए। कहाँ तक लिख लिया था हमने, जरा बताओ मुझे। हम लोगों ने लिखा था कि हाँ, इस स्पर्धा में दोनों जीवों को हानि होती है। उसके बाद पैराग्राफ बदल के लिखो, परजीविता और परभक्षण। नहीं, ऐसे लिखो पैराग्राफ में, जहाँ पे जो टर्म आ रहा है ना, परजीविता परभक्षण, इनको बोल्ड कर लेना या ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लेना। ठीक, परजीविता और परभक्षण दोनों में केवल एक जाति को लाभ होता है, दोनों में केवल एक जाति को लाभ होता है, ब्रैकेट में क्रमशः परजीवी और परभक्षी। लाभ किसको हो रहा है, परजीवी और परभक्षी को। तो ब्रैकेट में तो क्रमशः परजीवी और परभक्षी को, ब्रैकेट बंद करो, ब्रैकेट बंद करो, कॉमा लगाओ। और पारस्परिक क्रिया की दूसरी जाति, पारस्परिक क्रिया की दूसरी जाति क्रमशः, ब्रैकेट में क्रमशः परपोषी और शिकार यानी होस्ट एंड प्रे इसको बोलेंगे यहाँ पे, परपोषी और शिकार, ब्रैकेट बंद करो, को हानि होती है। पर स्टॉप, पैराग्राफ बदलो। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है, और दूसरी को ना, लाभ होता है और ना ही हानि, और दूसरे को ना लाभ होता है और ना हानि, कॉमा, उसे सहभोजिता कहते हैं।
पैराग्राफ पढ़ो। अंतरजातीय परजीविता में एक जीव को अंतरजातीय परजीविता में एक जीव को हानि होती है, एक जीव को हानि होती है, जबकि दूसरी जाति अप्रभावित रहती है, फुल स्टॉप। पैराग्राफ बदलो। परभक्षण यानी कि प्रीडेशन, ठीक। परजीविता और सहभोजिता इन तीनों की एक साझा विशेषता यह है कि पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियां निकटता से साथ रहती हैं, ठीक है बेटा। एक बार इसको पढ़ के देखो अपने आप और मुझे पढ़ के बताओ, जहां कोई डाउट है पूछो। एक बार जो भी लिखा है उसको पढ़ो और जहां दिक्कत है उसको पूछो। कुछ एग्जाम्पल लिखाने हैं जो कि जरूरी है, वो लिखा था जरा इसको पढ़ो, ठीक है। एक बार पढ़ के देखो, अगर कोई दिक्कत है फिर पूछो। ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं समझ रहे इस टॉपिक को? जो समझाया है वही लिखाया भी है, कोई अलग से नहीं लिखाया, ठीक है, जो है वही। अब जरा यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल है, आप लोग बताओगे कि क्या क्या हो सकता है। मैं लिखूंगा और आप लोग बताओगे और रिलेशन बताओगे कि क्या क्या रिलेशन है। एक पक्षी का नाम सुना होगा जिसको ईग्रेट बोलते हैं, ईग्रेट या बगुला, सीधे ऐसे समझो। ईग्रेट या इसको बगुला, ठीक है। और चारण पशु, इसको इंग्लिश में लिखेंगे ग्रेजिंग कैटल, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। अगला एग्जांपल है व्हेल, और बॉर्निकल।
अगला एग्जाम्पल, पादप जंतु संबंध किसके लिए? परागण के लिए। एक है, इसको ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। ब्रूड, इसको इंग्लिश में ही लिखते हैं ना, ब्रूड पैरासिटिज्म। और एक एक लाइन के दो लाइन का अंतर लिखते हुए लिखना, ठीक है? लिखते जाओ साथ में और अंतर करते करते लिखते जाओ। दो लाइन का, एक दो लाइन का कम से कम। पैरासिटिज्म, अब जरा यहां पे देख के बताओ मुझे और अपने आप आइडेंटिफाई करो कि इनमें क्या क्या रिलेशन बनेगा, कौन से किस कैटेगरी के उदाहरण है, उनमें क्या रिलेशन बनेगा। प्लस प्लस बनेगा, प्लस माइनस बनेगा, माइनस माइनस बनेगा, माइनस जीरो प्लस जीरो, इस टाइप में कौन सा रिलेशन बनेगा, जरा मुझे फटाफट आइडेंटिफाई करके बताओ। हाँ बेटा बताओ फटाफट बताओ, पहले वाले में कौन सा बनेगा? सहकारिता, दोनों जीवों का लाभ है। चलो वेल लैबोरेटरी में कॉमेंसलिज्म। चलो एक यहाँ पे हो गया सॉफ्ट का, ये क्या बोला बेटा? कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में कैसा रिलेशन बनता है? हाँ प्लस और जीरो। तो ये वाला तो हमारा सही है एकदम, ये सही, ठीक है? केवल एक ही आया जो कि सही है, बाकी और बताने की कोशिश करो क्या क्या बनेगा, बताओ। पादप जंतु संबंध परागण के लिए बिल्कुल सही, प्रोटोकॉपरेशन बनेगा। प्रोटो कोऑपरेशन बन जाएगा। और संबंध कैसा होगा? प्लस प्लस। अगला बताओ, ध्रुव पैरासिटिज्म और दो बच रहे हैं, इग्रेट और चारण क्वेश्चन ग्रेजिंग पैटर्न। इनमें बताओ कैसा संबंध बनेगा? नाम से क्लियर है पैरासिटिज्म, तो जाहिर सी बात दिमाग नहीं लगाना कि पैरासिटिज्म। ब्रूड एक तरीके से इसको बोलते हैं अंड परजीविता, अगर हिंदी में लिखते हैं तो इसको अंड परजीविता इस्तेमाल करते हैं इसका नाम, चाहे लिख लो ब्रैकेट में कहीं पे, हिंदी में बोलते हैं इसको अंड परजीविता। ब्रूड पैरासिटिज्म को हिंदी में लिखते हैं बेटा अंड परजीविता, लिख लो वहीं पे अंड परजीविता। नाम से क्लियर कि पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है? लेकिन ये किसमें पाया जा रहा है? पक्षी की कौन सी प्रजाति में? इसका वेल नोन एग्जाम्पल है कोयल और कौवा। कोयल क्या करती है? अपने अंडे देती है कौवे के घोंसले में, ठीक है? कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है, ठीक? कौवा उन अंडों को पहचान नहीं पाता है और अपना समझ के उनको क्या करता है? सेता है, मतलब जब तक उसमें से चूजे निकलते हैं बाहर, और बड़ा होने तक जब तक उसको समझ में आता है कि मेरा है या पराया है, तब तक उनका पालन पोषण करता रहता है। तो इस तरीके से ये ग्रुप पैरासिटिज्म कहलाते हैं। अंड परजीविता क्या कहलाती है? ये किसमें पाई जाएगी? कोयल और कौवा के बीच, कोयल और कौवा के बीच। कोयल और कौवा, ठीक है? तो नाम से क्लियर हो रहा है कि अंड परजीविता मतलब अंडे रखना अपने पराये घोंसले में, जैसे कोयल करती है अक्सर कौवे के घोंसले में अंडे रखती है, और जो फीमेल कौवा होता है उसको सेता है, ठीक? तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म कहलाती है। और इसमें रिलेशन कैसा बनेगा बताओ जरा? पैरासिटिज्म कौन सा रिलेशन बनेगा? प्लस प्लस बनेगा, माइनस माइनस बनेगा, किस टाइप का बनेगा? बगैर देखे बताना है, देखना नहीं है, बगैर देखे बताओ। जो अभी पढ़ा उसके हिसाब से बताओ, गलती तो होगा कोई बात नहीं, बताओ। प्लस क्यों बनेगा? पैरासिटिज्म, ठीक है? प्लस माइनस बनेगा,
पैरासिटिज्म क्या है बेटा? एक्सप्लॉइटेशन एक तरीके से। पैरासिटिज्म और प्रेडेशन किसके टाइप के कहते हैं? एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन में क्या बनता है रिलेशन? प्लस और माइनस का बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? प्लस एंड माइनस बनेगा। अब ये रहेगा, जरा इसको बताओ, इसमें कौन सा रिलेशन बनेगा? इग्रेट और चारण में थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। देखो बेटा, बगुला अगर किसी जानवर की पीठ पे बैठा है तो उसको लाभ क्या हो रहा है? बड़ा जानवर अगर किसी घास के क्षेत्र से गुजरेगा तो जाहिर सी बात है घास आपस में हिलेगी, घास हिलेगी तो घास में बैठे कीड़े मकोड़े उड़ेंगे वहां से, तो बगला उनको खाएगा। लेकिन क्या भैंस को इससे कोई लाभ हो रहा है? नहीं हो रहा है, वो तो जा रही है। तो रिलेशन कैसा बनना है? प्लस जीरो का बनना है। और प्लस जीरो किसमें देगा था हमने? कॉमेंसलिज्म में। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। इसको डाइट दो प्लस जीरो का। क्लियर? समझने की बात? भाई भैंस तो उससे बगुले से कोई लाभ तो दिख नहीं रहा होता हुआ, बल्कि बगुले को लाभ दिख रहा है। क्या लाभ दिख रहा है? कि भैंस चर रही है तो उसके चरने से घास हिल रही है, घास हिलने से क्या हो रहा है? जो वहां पे कीट मकोड़े हैं वो निकलने और बगुला उनको खा रहा है, लेकिन भैंस के इससे कोई लाभ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कैसा एग्जाम्पल होता है? प्लस जीरो का, और इसको बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। ठीक है, आपने बोला ऐसे मतलब कि जैसे बाज होता है वो भैंस के उसको बैठता है। बाज को तो बैठते नहीं देखा है सर, मतलब बाज अगर बाज बैठेगा तो जैसे ही बाज अगर भैंस की पीठ पे बैठेगा तो नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि बाज का काम है कि वो खाएगा, मांस खाता है, फ्लश ईटर है वो। क्यों? बाज क्या है? फ्लश ईटर है, मांस खाता है। ये है। क्लियर? ये क्या एग्जाम्पल और लिखे बेटा, इसे उठाओ फटाफट। हो गया? चलो चलो बनाओ फटाफट, चलिए। चलो ऐसे ही बताओ। अच्छा, अगर कोई चिड़िया फल को खाती है तो कैसा एग्जाम्पल बनेगा? अगर कोई चिड़िया फल को खा रही है तो कैसा एग्जाम्पल बनेगा? कैसा रिलेशन बनेगा बताओ, पहले तो ये बताओ। प्लस जीरो या प्लस और माइनस का? प्लस जीरो या प्लस माइनस का? जल्दी बताओ। ये एक तरीके की एक्टोपैरासिटिज्म होती है, ठीक है, यानी कि एक तरीके की कह सकते हो पैरासिटिज्म नहीं, सॉरी, परभक्षण होगा ये, परभक्षण। ठीक है, परभक्षण का एग्जाम्पल हो गया, प्रीडेशन का एग्जाम्पल हो गया एक तरीके से। प्रीडेशन यानी परभक्षण का एग्जाम्पल हो गया, और यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? प्लस माइनस का रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये याद रखना कि अगर कोई पक्षी फल को खाता है तो वहां पे कौन सा रिलेशन बनेगा? प्लस माइनस का बनेगा, और उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? परभक्षण की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर? चलो, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, और कुछ एग्जाम्पल मैंने वहां लिखवा भी दिए हैं, इसको और नोट कर लेना किस किस में आ रहा है। ठीक है, एक एवेंसलिज्म का एग्जाम्पल रह गया था, आप पूछ रहे थे। उसमें होता है एंटीबायोटिक और जितने माइक्रोब्स होते हैं ना उनके बीच में जो रिलेशनशिप बनता है वो एवेंसलिज्म का बोलते हैं बेसिकली। एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक जो है दूसरे जर्म्स को ही तो मारती है ना, तो एंटीबायोटिक जो एक तरीके से एलिलोकेमिकल है। ठीक है, तो वहां पे अगर किसी जीव से एंटीबायोटिक यानी कोई ऐसा तत्व तो निकाला जाएगा जो दूसरे जीव की ग्रोथ को रोकेगा, तो वो क्या करेगा? एवेंसलिज्म का काम करेगा। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, तो वहां पे एग्जांपल क्या बनेगा? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, वहां पे एंटीबायोटिक्स का नाम लिखोगे। जर्मिसाइड हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगला छोटा सा टॉपिक है अनुकूलन का। अनुकूलन, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं एडेप्टेशन।
अनुकूलन क्या होता है? जरा बताओ, कोई भी अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार ढालना। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन जीवों का एक ऐसा गुण होता है जिससे वो क्या करता है कि अपने आप को उस वातावरण में रहने के योग्य बनाता है। और ये अनुकूलन कितने प्रकार का, ये कैसा हो सकता है? तो आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, कारिकी यानी फिजियोलॉजिकल हो सकता है, और व्यवहारिक यानी बिहेवियरल हो सकता है। 3 प्रकार से हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकल यानी आकारिकीय, फिजियोलॉजिकल यानी कारिकीय, और बिहेवियरल यानी व्यवहारिक। तो ये 3 तरीकों से कोई भी जीव एक निश्चित वातावरण में रहने के लिए खुद को योग्य बनाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? अनुकूलन बोलेंगे। तो कंडीशन क्या है? ये अनुकूलन क्या होता है? गुण होता है या विशेषता है? गुण होता है एक तरीके से, ठीक है। गुण होता है यानी प्रॉपर्टी है जो क्या कराती है? जीव को रहने योग्य बनाती है। जीवों को विपरीत परिस्थितियों में रहने योग्य बना रही है। हेलो, विपरीत परिस्थितियों में रहने योग्य बना। किनके माध्यम से? और इस गुण में क्या क्या हो सकता है बेटा? ये गुण कितने प्रकार के हो सकते हैं? आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा क्या हो जाएगा? फिजियोलॉजिकल, और तीसरा क्या हो जाएगा? बिहेवियर। बेटा बात मत करो। बिहेवियरल, यानी कि व्यवहारिक। ये होता है आकारिकीय, इसको पहले लिखो व्यवहारिक, और इसको बोलते हैं कारिकीय। ठीक है। तो अनुकूलन एक तरीके का गुण है जिसके माध्यम से जीव विपरीत परिस्थितियों में रहने के योग्य बनता है। और उसमें जो अनुकूलित होता है उसमें क्या क्या उसको क्या क्या चेंजेस होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल तरीके से। ठीक है। अब बिहेवियरल तरीके से यहाँ पे देखते हैं और सबसे पहले बिहेवियर की बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को गर्मी ज्यादा लगती है तो वो क्या करेगा? अगर किसी व्यक्ति को गर्मी ज्यादा लगती है तो वो क्या करेगा? उठ के ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ ठंडा होगा, उठ के ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ ठंडा होगा, पंखा चला लेगा। ये क्या है? बिहेवियरल। ठीक है, ये क्या है? बिहेवियर। छिपकली अगर धूप में बैठी है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है अचानक से, क्या करेगी? ठंडी जगह में चली जाएगी। क्या है? बिहेवियरल। ठीक है, तो ये बिहेवियरल एडाप्टेशन कहलाता है। मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन क्या क्या है? यानी आकारिकीय, मछली की त्वचा पे स्केल्स का पाया जाना, स्केल्स शल्क बोलते हैं ना, शल्क देखा होगा, स्केल्स का पाया जाना क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। मछली की त्वचा पे म्यूसिलेज, यानी उसकी देखा होगा सतह चिकनी होती है, जैसे मछली को पकड़ोगे ना वहां से फिसल जाती है, तो म्यूसिलेज बोलते हैं उसको, जो चिकनाहट उसको प्रदान करता है ना, तो म्यूसिलेज पाया जाना क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल इस तरीके से। ठीक है। पौधों पे कांटों का पाया जाना मॉर्फोलॉजिकल फीचर है। पत्तियों, जो पौधों की पत्तियां होती है ना, उनका देखा होगा सतह चिकनी होती है अक्सर। ठीक है, तो उसकी सतह पे वैक्सी लेयर होती है, मतलब एक तरीके से मोम की सतह चढ़ी होती है जिसकी वजह से वो चिकनी होती है। ठीक है, तो ये सब पाया जाना क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन होता है। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में क्या आएगा? फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में जैसे हम अपनी आंतरिक फिजियोलॉजी, यानी मानव अगर अपनी आंतरिक फिजियोलॉजी के तहत
अपना शरीर का तापमान मेंटेन करे तो वो क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन कहलाएगा। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है कंगारू चूहा। कंगारू चूहा इसकी इसीलिए लिखना है मुझे यहाँ पे, कंगारू चूहे का नाम बताना है मुझे। कंगारू चूहा एक एग्जाम्पल होता है, कंगारू रैट बोलते हैं। इसमें एक ऐसा एडाप्टेशन पाया जाता है कि जिसकी वजह से जीवन भर ये पानी नहीं पीता। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसा जीव जो जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता है, उसका नाम क्या है, कंगारू रैट। इसको याद रखना, पूछा जाता है। मतलब कंगारू रैट अपने जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता, और साथ ही साथ ये अपने पानी की कमी को पूरा कैसे करता है, तो इसमें वसा का आंतरिक ऑक्सीडेशन होता है, इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है वसा का, जिसका एक बाई प्रोडक्ट बनता है पानी, यानी कि वसा के ऑक्सीडेशन से उसको पानी प्राप्त हो रहा है। पहली बात तो ये है, वसा के ऑक्सीडेशन से पानी प्राप्त हो रहा है। और दूसरी चीज, जो वो खाता है, जैसे नट्स खाता है, खासतौर से इसका भोजन है नट्स, जैसे हम लोग काजू वगैरह खाते हैं या पिस्ता वगैरह, तो ये नट्स कहलाते हैं। तो इसका भी भोजन क्या है, नट्स है। तो जब ये नट्स खाता है तो ये अपनी पानी की कमी उन नट्स से पूरी करता है। ठीक है, तो ये इसके पानी का लेने का जरिया होता है, और जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता है। कभी भी ऊंट मत लगा देना। ठीक है, अगर लगेगा कि यहाँ ऊंट पानी नहीं पीता है, उसमें आएगा ना, निम्न में से कौन सा जीव सबसे कम पानी पीता है या नहीं पीता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो ऊंट जरूर दिया होगा, तो लगेगा ऊंट तो रेगिस्तान में रहता है, अपने हम्प में पानी स्टोर करके रखता है ना, हम्प पता ना, कुबड़ उसका हम्प बोलते हैं, कुबड़ को। तो हम्प में पानी स्टोर करके रखता है, तो लगेगा कि ये तो मतलब जो है पानी स्टोर करके रखता है, तो ये तो पीता ही नहीं होगा, जो कि गलत है। तो वहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा, कंगारू रैट, जो कि जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता। तो ये सारी बातें जरा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखो। यह जीव अनुकूलन, हेडिंग डालो अनुकूलन, और उसके बाद यह जीव का कोई एक ऐसा गुण, यह जीव का कोई एक ऐसा गुण, ब्रैकेट में ऐसा गुण, ब्रैकेट में लिखो, आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, आकारिकी, कॉमन कारिकी, ये बात कारिकी, कॉमन व्यवहारिक, कॉमन व्यवहारिक, ब्रैकेट बंद, है जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाता है। जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाता है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ दो। ये अनुकूलन की परिभाषा होगी बेटा। ठीक है, तो इसमें जो नाम याद आ रहा है, नाम जो मेन जो नाम है यहाँ पे, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियर, ये नाम याद रखना। ठीक है, पैराग्राफ बदल के तो अनेक अनुकूलन लंबे समय की विकास यात्रा के बाद विकसित हुए हैं। क्या लिखा है, पढ़ के बताओ जरा। अनेक अनुकूलन लंबे समय की विकास यात्रा के बाद विकसित हुए हैं और आनुवंशिकता स्थिर हो गए, और आनुवंशिकता स्थिर हो गए। ठीक है, आनुवंशिकता स्थिर हो गए। जरा इस लाइन का मतलब सुनो। कोई भी अनुकूलन एक रात के लिए नहीं हो जाता। ठीक है, अनुकूलन होने के लिए उनको कई लाख साल लग सकते हैं या हजारों साल लग सकते हैं, तब जाके किसी जीव में अनुकूलन हो पाता है। ठीक है,
तो अनुकूलन होना एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इट्स टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लेता है, मिलियंस ऑफ ईयर लेता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेता है, जिसके बाद जाके कोई एक अनुकूलन हो पाता है। ठीक है, अगर कोई अनुकूलन हो पाता है तो वो आनुवंशिकता स्थिर हो जाता है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हमें उस अनुकूलन को अपनी पीढ़ी में पास आउट भी तो करना है। अगर हम अनुकूलित हुए हैं किसी चीज के लिए तो उस अनुकूलन को हमें क्या करना है, अपनी नेक्स्ट पीढ़ी में ले जाना है। तो ले जाने का मतलब है कि वो आनुवंशिकता स्थिर हो गए हैं, तभी तो हम उसको ले जा पाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाएंगे ना। जब आनुवंशिकता स्थिर ही नहीं होंगे तो हम उसको कैसे अगली पीढ़ी में ले जाएंगे। तो आनुवंशिक कोई भी अनुकूलन अगर हो रहा है तो आनुवंशिकता स्थिर भी होगा और तभी जाके वो अगली पीढ़ी में जा पाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, वो लिखो जरा, पैराग्राफ बदल के। उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में कंगारू चूहा, कंगारू चूहे कंगारू रैट, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में कंगारू चूहा अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति, अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण, आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण जिसमें जल एक उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट, उप उत्पाद है, उप उत्पाद है, कॉमा से पूरी करता है, से पूरी करता है। ठीक है, तो कंगारू चूहे का एग्जाम्पल याद रखना है। कहाँ पाया जा रहा है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में पाया जा रहा है, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में। ठीक है, तो कैसे पूरी करेगा? जो इसका आंतरिक वसा है उसके ऑक्सीकरण से अपनी जल की आवश्यकता पूरी करता है। जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता, ये बात भी याद रखेंगे। ठीक है, पैराग्राफ पर पैराग्राफ बदल के, अनेक मरुस्थलीय पौधों कर लेना, अनेक मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा ब्रैकेट में क्यूटिकल नाम सुना है ना सबने? हाँ वही क्यूटिकल, मोटी उपत्वचा ब्रैकेट में क्यूटिकल होती है और उनमें धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं और उनमें धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि हो, ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि हो। ठीक है, देखो बेटा, सीधी सी बात है, जब कोई सतह है, अगर आप अपने ही हाथ को देखो, अगर उसमें वैसलीन ना लगाओ तो वो कैसी लगेगी आपको? बेकार सी लगेगी, ड्राई लगेगी। और वहां से क्या होगा? पानी डालोगे वहां पे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर वही उसको क्या करोगे, वैसलीन लगा दोगे, फिर पानी की बूंद डालोगे, पानी की बूंद काफी देर तक नहीं रुकेगी। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला वहीं पे इस्तेमाल होता है पत्तियों में। पत्तियों पे अगर क्यूटिकल की मोटी लेयर है तो पानी की कमी को बचाने के लिए है, पहली बात। दूसरी चीज, कुछ पौधे देखा होगा कि पानी में डूबे रहते हैं। ठीक है, अगर पानी में डूबे पौधों की पत्तियों में क्यूटिकल ना हो तो पत्तियां जल्दी सड़ गल जाएंगी। ठीक है,
तो सड़ने, गलने, कटने, फटने से बचाने के लिए वो क्यूटिकल की लेयर उनको काम करती है पहले का। और दूसरी बात हमने बोली कि स्टोमेटा कैसे होते हैं, धसे हुए, जिसको इंग्लिश में इस्तेमाल होता है एक शब्द सनकिन स्टोमेटा। अगर कोई बायोलॉजिकल बैकग्राउंड का होगा तो उसे पता होगा, सनकिन स्टोमेटा बोला जाता है उसे। सनकिन स्टोमेटा का क्या काम होता है कि वो पानी की हानि को कम करता है, ठीक, क्योंकि दिन के समय स्टोमेटा ओपन होता है, स्टोमेटा ओपन होगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, स्टोमेटा खुला होगा तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, वाष्प बनकर हो जाएगा। तो वही पानी की कमी को बचाने के लिए क्या हो रहा है, स्टोमेटा धसे हुए होते हैं, ठीक है बेटा। चलो अगली लाइन लिखो। मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैम पाथवे, इस तरीके से कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल M, कैम पाथवे के माध्यम से संपन्न होती है, कैम पाथवे के माध्यम से संपन्न होती है, ठीक। कैम पाथवे अगर पूछा जाता है कि किस में पाया जाएगा तो मरुस्थलीय पौधों में, जैसे नागफनी है, ठीक है, तो नागफनी यानी ओपनशिया जिसको बोलते हैं, तो इसमें कैम पाथवे पाया जाता है, जिसके जरिए इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और ये अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो कैम कुछ नहीं है, बस एक तरीके की फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है, ये मरुस्थलीय पौधे अपना खाना बनाते हैं। बस यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल अंतर हो जाता है कैम पाथवे में, ठीक है। तो बस नाम याद रखना है केवल, कैम पाथवे किसमें पाया जाएगा, मरुस्थलीय पौधों में पाया जाएगा, जो कि एक विशेष प्रकार का प्रकाश संश्लेषी पथ है उनमें, ठीक है। तो ये है अगला पैरा लिखो, लाइन बदल लिखो, या इसी में एक लाइन और लिख लो, अभी कैम पाथ वाले में ही लिख लो। क्या लिखा था इसका, पूरा लाइन पढ़ना जरा। कैम पाथवे के माध्यम से संपन्न होती है, जिससे कॉमा लगा दो, जिससे वे अपने रंध्र यानी स्टोमेटा, जिससे वे अपने रंध्र, दिन के समय बंद रख सकते हैं, दिन के समय बंद रख सकते हैं। क्यों बंद रखेंगे दिन के समय, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, ठीक, दिन के समय बंद रख सकते हैं। पैराग्राफ 2, कुछ मरुस्थलीय पौधों जैसे नागफनी, कैक्टस आदि में, नागफनी, कैक्टस आदि में पत्तियां नहीं होती हैं, बल्कि वे कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तनों द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तनों द्वारा होता है। जरा इस लाइन को समझने की कोशिश करो। प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तनों द्वारा होता है। देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। कैक्टस या नागफनी में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, पत्तियां होती हैं, पर क्या हो जाता है, ये रूपांतरित हो जाती है किसमें, कांटों में। ठीक है, पत्तियां किसमें रूपांतरित हो जाएंगी, कांटों में। और तना किसमें रूपांतरित हो जा रहा है, तना पत्ती नुमा एक संरचना में रूपांतरित हो रहा है। जैसे नागफनी का पौधा देखा होगा आपने,
नागफनी का अगर हम बात करें, कुछ इस तरीके से देखा होगा, ये यहाँ पे कांटे कांटे होते हैं, ठीक है। तो जो कांटे हैं वो क्या है, पत्तियां हैं, और जो तना है ये क्या है, जो पत्ती नुमा चीज दिख रही है इसमें, ये एक्चुअल में तना है, ये स्टेम है। मॉडिफाइड किसमें हो गया, मॉडिफाइड इनटू थिक फ्लैशी लीफ, थिक एंड फ्लैशी लीफ, मोटी व चपटी मांसलिक पत्ती नुमा संरचना में रूपांतरित हो गया, ठीक है। और ये है, ये एक्चुअल में क्या है, स्पाइन, ये एक्चुअल में लीव्स हैं, ठीक है, स्पाइन्स, और एक्चुअल में क्या है, लीव्स, एक्चुअली लीव्स, वास्तव में ये पत्तियां हैं, ठीक है। जो पत्तियां हैं वो कांटों में क्यों बदली, पहली बात ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, जल की हानि को बचाने के लिए पत्तियां कांटों में क्यों बदल रही हैं, ट्रांसपिरेशन का रेट कम करने के लिए। तना चपटा क्यों हो रहा है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि खाना भी तो बनाना है। तो ये दो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। और ऐसे तने को क्या बोलते हैं, फिलोक्लेट, एक नाम होता है फिलोक्लेट बोलते हैं, सुना होगा शायद, फिलोक्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो फिलोक्लेट बोला जाएगा इसको, फिलोक्लेट, ठीक है। तो ये पौधों में क्या हो गया, कुछ मॉडिफिकेशन हो गया। एक रूल होता है बेटा, एलन का नियम, यही पूछा जाता है कभी, एलन का नियम। एलन का नियम क्या होता है, जीवों से संबंधित होता है, यानी कि प्राणियों से संबंधित होता है। तो एलन का नियम क्या होता है, एलन का नियम क्या कहता है कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों, खासतौर से प्राणी हमारे जो हैं, उनमें क्या होता है, पूंछ छोटी होगी, कान छोटे होंगे, ठीक है, और हाथ पैर, या इस तरीके से हाथ पैर उनके छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये एलन का नियम कहता है। तो एलन का नियम बोलता है कि जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीव हैं, उनके कान छोटे होंगे, उनकी पूंछ छोटी होगी, उनके हाथ पैर छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो ये एलन का नियम है। एलन के नियम के बारे में लिखेंगे तो पैराग्राफ चेंज करके लिखो। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के मैमल्स के स्तनधारियों के कान और हाथ पैर, और इसको हाथ पैर के ब्रैकेट में लिखना लिम्ब, हाथ पैर लिखने के बाद लिखना ब्रैकेट में लिम्ब, हाथ पैर को लिम्ब बोला जाता है। आमतौर पर छोटे होते हैं, ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो, कॉमा, यह एलन का नियम कहलाता है। ठीक है, तो अनुकूलन में यही सब था। बाकी पता ही होगा, छिपकली के बारे में बात कर ही चुके हैं, ठीक है। छिपकली क्या करती है, उसको अगर गर्मी लगेगी तो ठंड में आ जाएगी, और ठंडी लगेगी तो धूप में आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखा होगा कि कुछ बैक्टीरिया जो है अत्यधिक गर्म झरनों में, बेटा बात है नहीं, कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, अत्यधिक गर्म झरनों में पाए जाते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, अत्यधिक गर्म झरनों में पाए जाते हैं, जिनका तापमान कितना होता है, लगभग 97 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है, ठीक है। तो इतने गर्म टेम्परेचर पे भी कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, क्यों करते हैं, उनमें भी कुछ विशेष एडेप्टेशन पाई जाती है। अच्छा, इसी बैक्टीरिया से एक एंजाइम मिलता है जिसको टैग पॉलीमरेज भी बोलते हैं। टैग पॉलीमरेज पीसीआर एक साइकिल होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सुना होगा, उसमें काम आता है, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज किसमें काम आता है, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में काम आता है। तो ये कुछ बातें हैं, इसको याद रखना।
तो आज हमारा ये टॉपिक यानी ये चैप्टर फिनिश हुआ है। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पारितंत्र यानी इकोसिस्टम से। टाइम बताओ कितना होगा? कोई 15 मिनट और पढ़ो। इकोसिस्टम हमारा अगला टॉपिक यानी अगला चैप्टर है इकोसिस्टम, और हिंदी में बोलते हैं इसको पारितंत्र। पारितंत्र जरा बताओ इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है बेटा? सुना तो होगा पहले इकोसिस्टम के बारे में। क्या होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम को अगर देखा जाए तो कंप्लीट इकोलॉजिकल सिस्टम जो बोलते हैं। क्या होता है कंप्लीट इकोलॉजिकल सिस्टम? इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कंप्लीट इकोलॉजिकल सिस्टम। कंप्लीट इकोलॉजिकल सिस्टम। ये प्रकृति की एक गतिशील इकाई होती है, डायनामिक यूनिट। ठीक है, तो कैसी है? गतिशील इकाई। एक गतिशील इकाई है ये। यानी कि डायनामिक यूनिट है। ठीक है, जो बेसिक पॉइंट है केवल वो लिख रहे हैं, बाकी उसकी जब डेफिनेशन करेंगे तो लिखेंगे। इसकी एक विशेषता क्या है कि ये सेल्फ रेगुलेटरी है। सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनिंग, एंड सेल्फ सस्टेनिंग। लिख लो भी बताते हैं क्या। सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ नेचर, यूनिट ऑफ नेचर। अगला पॉइंट इसमें क्या लिखो? हैविंग बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ये डेफिनेशन है बेटा इसकी। इन सभी पॉइंट को मिला दोगे क्या बन जाएगी? डेफिनेशन बन जाएगी। क्लियर? इन सभी पॉइंट को मिला दोगे तो क्या बन जाएगी? डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, गतिशील यूनिट है एक तरीके की। ठीक है, अगर हम बात करें इकोसिस्टम तो गतिशील यूनिट है। अगला है सेल्फ रेगुलेटरी, मतलब आत्मनियमन। सेल्फ का मतलब आप, खुद नियमित करने वाली इकाई है। सेल्फ सस्टेन, खुद को बनाए रखने वाली इकाई है। ठीक है, हैविंग बोथ यानी इसमें क्या मिलेंगे? दोनों ही मिलेंगे, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों मिलेंगे। एक चीज छूट गई है, हम लोगों ने उसमें पहले चैप्टर में डिस्कस करना चाहिए था, हैबिटाट के बारे में और निश के बारे में, निकेत, वो थोड़ा सा रह गया। चलो उसको बताएंगे। अब ये स्टार्ट हो गया, यही कर दो। तो क्या हो गया? कंप्लीट इकोलॉजिकल सिस्टम, डायनामिक यूनिट है, सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ नेचर, हैविंग बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। मतलब सेल्फ नियमित करेगी, खुद को बनाए रखेगी, और इसमें दोनों क्या होंगे? बायोटिक और एबायोटिक, यानी जैव और अजैव घटक दोनों पाए जाएंगे। ठीक है बेटा, इन हम सभी पॉइंट को मिला देंगे, क्या बन जाएगी? डेफिनेशन बन जाएगी पार्ट। सेल्फ रेगुलेटरी का मतलब क्या होगा? इसको सोचो। सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ रेगुलेटरी मतलब आत्मनियमन करेगी खुद को। कैसे करेगी आत्मनियमन? हमने देखा है कई सारे जो सामुदायिक इसमें जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, देखा इंटरेक्शन क्या होता है? एक तरीके से रेगुलेटरी प्रोसेस ही तो है वो। इंटरेक्शन क्या है? रेगुलेटरी प्रोसेस है। ठीक है, इंटरेक्शन के माध्यम से क्या हो रहा है? एक इकोसिस्टम अपने को बनाए हुए हैं। सेल्फ सस्टेनिंग, सनलाइट के माध्यम से क्या हो रहा है? खुद को बनाए हुए हैं। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो कोई पारितंत्र क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो किसी पारितंत्र को बने के रहने के लिए यानी सेल्फ सस्टेन के लिए क्या चाहिए? प्रकाश। प्रकाश कहां से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। तो सूर्य के माध्यम से क्या कर रहा है? ये खुद को चला रहा है।
ठीक है, सूर्य का इसका इंजन है, तो इंजन यानी अपना सूर्य जो है इसको चला रहा है, ठीक है। तभी पारितंत्र में हर जीव या हर घटक आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब ये हो गया। तो इसका सबसे बड़ा जो चलाने का काम कौन कर रहा है? सूर्य। तो सूर्य के माध्यम से पूरे का पूरा ये खुद को रेगुलेट भी करता है और सस्टेन यानी खुद को बनाए हुए भी है। अगर सूर्य की ऊष्मा या ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कोई भी पारितंत्र संभव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा ही नहीं होगी, जब प्रकाश ऊर्जा नहीं होगी तो पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो खाना नहीं बनेगा और हम लोग फिर अल्टीमेटली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। तो ये इतना सा इसमें हो गया। अच्छा, एक चीज और देखो यहाँ पे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। पहला क्या होगा? आर्टिफिशियल, दूसरा क्या होगा? नेचुरल, ठीक है। तो 2 टाइप्स हो जाएंगे यहाँ पे। और ये क्या क्या होगा? आर्टिफिशियल और नेचुरल। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये जो पारितंत्र शब्द किसने दिया था? E.G. टेंसलर ने। तो ये जो शब्द है ये दिया था, शब्द दिया किसने? ये शब्द दिया है E.G. टेंसलर, E.G. टेंसलर, ठीक है। तो शब्द E.G. टेंसलर ने दिया है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा? जरा कोई लोग बताओ। एक्वेरियम। आर्टिफिशियल में क्या आएगा? एक्वेरियम, यानी जल जीवशाला। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एक्वेरियम को जल जीवशाला। और दूसरा क्या आएगा? क्रॉपलैंड, खेत, ठीक है, जो हम लोग कृषि करते हैं खेतों में। दूसरा आएगा क्रॉपलैंड। नेचुरल में क्या क्या आएगा? एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। पहले टेरेस्ट्रियल कर लो क्योंकि टेरेस्ट्रियल के टाइप ज्यादा है। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है स्थलीय। अगला होगा एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होगा जलीय, जलीय पारितंत्र, ठीक है। नेचुरल में कितने प्रकार का होगा? टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय, एक्वेटिक यानी जलीय, ठीक। लेकिन जलीय यहां भी है, एक्वेरियम क्या है? जलीय तो है, लेकिन क्या ये बस फर्क इतना ही नेचुरल नहीं है। एक्वेरियम नेचुरल नहीं है, बस फर्क इतना है, ठीक है। हो गया? खेती वाला मैदान क्रॉपलैंड, ठीक है। खेत का मैदान है, ऐसे लिखो। क्रॉपलैंड मतलब खेत का मैदान। एक्वेरियम को वैसे तो इंग्लिश में पढ़ो तो ज्यादा सही है, हिंदी में लिखते हैं जल जीवशाला। जल जीवशाला हिंदी में नहीं, ये एक्वेरियम, एक्वेरियम, एक्वेरियम की बात कर रहे हैं। जल जीवशाला बोलते हैं इसको, खेत के मैदान बोलेंगे क्रॉपलैंड, ठीक है। कितना हो गया? अब थोड़ा सा जो स्थलीय वाले ना, इसके कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे, ये देखना है। देखो बेटा, हमने बात की टेरेस्ट्रियल की, तो टेरेस्ट्रियल में कुछ पार्ट हैं इसके। टेरेस्ट्रियल कितने प्रकार का हो जाएगा इसको देखना है। टेरेस्ट्रियल में सबसे पहले क्या आएगा? फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी कि वन पारितंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अगला क्या आएगा? डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में लिख दो, वन पारतंत्र बोलते हैं। घास स्थल बोलते हैं इसको। और इसको मरुस्थल बोलेंगे। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल के टाइप क्या हो जाएंगे? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। अगर आपसे यही पूछा जाए कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा और उनमें से ये नाम मिलेंगे तो आपको लगाना होगा कि हाँ ये तीन इसमें आते हैं। ठीक है, तो याद करने पड़ेंगे। हो गया तो जरा एक्वेटिक वाले में देखो क्या क्या था। एक्वेटिक में तीन प्रकार का होगा। मैरीन यानी कि समुद्री पारितंत्र, एस्चुरीन जहां पे समुद्री और फ्रेश वाटर का एरिया मिलता है उसको एस्चुरीन बोलते हैं, फ्रेश वाटर। ठीक है, और फ्रेश वाटर में दो तरीके का होगा। लैंटिक, इसको हिंदी में भी लैंटिक ही लिखा जाएगा, इसलिए हिंदी मत पूछना। ठीक है, लैंटिक और लोटिक। ये आई है बेटा, ठीक है, आई, लैंटिक और लोटिक। इसको ऐसे ही लिखेंगे हिंदी में भी लैंटिक और इसको हिंदी में लोटिक ही लिखेंगे। ठीक है, लोटिक को ऐसा समझो जैसे लोटा होता है ना, लोटा लौटता रहता है। ठीक है, तो लोटिक का मतलब क्या हुआ? बहने वाला पानी। लैंटिक का मतलब है स्थिर। ठीक है, लैंटिक यहां पे लिख लो, स्थिर। और ये लोटिक का मतलब हो गया बहता हुआ। जैसे लोटा लुढ़कता हुआ होता ऐसे ही क्या हो गया? लोटिक। अब लैंटिक में क्या आएगा? पॉन्ड, तालाब। लैंटिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पॉन्ड, लिख लो वहां पे, पॉन्ड यानी तालाब। लोटिक में क्या आ जाएगा? नदियां। ठीक है, लिखो। अच्छा, एक यहाँ पे लैंटिक में और आ जाएगा, झील भी लिख लो। झील भी सराउंडिंग होती है, बहती नहीं झील। लैंटिक में झील भी लिख लो। पॉन्ड एंड लेक। लैंटिक में लिखो पॉन्ड यानी तालाब और झील। लोटिक में नदियां, नदियों का पानी बहता है, लुढ़कता हुआ। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसको ऐसे ही टेबल के रूप में याद करना है जैसे हम लोगों ने आज इसको यहाँ पढ़ा है। ऐसे ही याद करोगे और ऐसे ही माइंड में अपना बिठा लेना है कौन सा कहाँ पे आ रहा है। लैंटिक में क्या क्या आ रहा है? तालाब और झील। लोटिक में आ रहा है नदियां, जो कि फ्रेश वाटर पारितंत्र में आते हैं। एस्चुरीन जहाँ पे फ्रेश वाटर और मरीन मिलता है, जहाँ पे समुद्री जल और सादा पानी यानी नदियों का जल, स्वच्छ जल मिलता है, वो एस्चुरीन बन जाएगा। ठीक है, तो एस्चुरीन हो गया। मरीन समुद्री। क्लियर? तो ये पारितंत्र के टाइप हो गए। ठीक, थोड़ा सा लिखो जरा इसके बारे में। हो गया? कितना हो गया? इसको जरा बोलो।